हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप कहते हैं कि हमारे लिए बीए सेकंड ईयर का सोशियोलॉजी का आप लोगों का आया हुआ था, एजुकेशन का एंड पॉलिटिकल साइंस का, तो जल्दी ही हम वो सारी चीजें सारा पॉइंट्स आपको डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं आपसे जो है बीए सेकंड ईयर के सोशियोलॉजी का, समाजशास्त्र के पेपर 1 का। एग्जाम से पहले इस चीज को देख करके जाना, पेपर 1 के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पूरी तरह से एक मॉडल पेपर हमने तैयार किया हुआ क्वेश्चंस का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, रिपीटेडली आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उसका हम एक तरीके से पूरा हल करवा करके आपको बताने वाले हैं कि कौन से क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे लिखना है, कैसे कैसे क्या होगा, उस चीज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। पहली बार अभी आए हुए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लो, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन मिलता रहे। आगे बढ़े, चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड ईयर की सोशियोलॉजी के पेपर 1 के क्वेश्चंस जो कि हमने टॉप 10 रखा हुआ है कि 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अगर आपने इनको कर लिया तो लगभग आपके सारे क्वेश्चंस इसके अंतर्गत समाहित हो जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं। देखो, ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे, ये हो सकता है आप में किसी में ये पेपर 2 के अंतर्गत आ जाए, होता है ना कि अब पेपर 2 या फिर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में पेपर 1 है। जैसे कि इस पेपर का जो नाम है, इसका नाम है सोशल कंट्रोल एंड चेंज। क्या है? सोशल कंट्रोल एंड चेंज। सोशल कंट्रोल एंड चेंज में ये आया हुआ है, मतलब कि सामाजिक नियंत्रण और परिवर्तन। ये किसी किसी में सेकंड पेपर में आता है, किसी किसी में ये फर्स्ट पेपर में आता है। तो आपका जो भी पेपर ये होगा उस हिसाब से समझ लीजिएगा, ये सोशल कंट्रोल एंड चेंज से है। तो इसमें जो सबसे पहली चीज आती है आपका, देख सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है कि सामाजिकरण की अवधारणा और सिद्धांत को विस्तृत रूप से व्याख्या करो कि सामाजिकरण का सिद्धांत क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, इसको आपको बताना है। तो देखो, बेसिकली अगर हम सामाजिकरण की बात करें कि सामाजिकरण आखिर होता क्या है, तो इस पर तमाम सारे विद्वानों ने अपनी राय रखी हुई है। किम्बाल यंग ने कहा हुआ है, इस पर ग्रीन ने, जॉनसन ने, न्यूमेर ने, एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले किम्बाल यंग ने सामाजिकरण शब्द के 3 अलग अलग अर्थ दिया है। उन्होंने सबसे पहला अर्थ दिया हुआ है क्या? समाज सुधारक, समाज सुधार। दूसरा अर्थ उन्होंने दिया हुआ है उपदेशक, और तीसरा उन्होंने कहा हुआ है समाजशास्त्र। एंड इस पर अपना विचार रखते हुए, सामाजिकरण पर विचार रखते हुए ग्रीन महोदय कहते हैं कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मपन और व्यक्तित्व को क्या करता है? प्राप्त करता है। इन्होंने कहा सामाजिकरण एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अनुसार जिसके हिसाब से व्यक्ति क्या करता है कि एक समाज में कैसे जीवन जीना है, हमारा कल्चर क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, और उसके अनुसार व्यवहार करना सीख जाता है। वो कहलाता है आपका क्या? सामाजिकरण। इस पर अपना विचार रखते जॉनसन महोदय कहते हैं कि सामाजिकरण जो है वो सीखने की वह प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करना सिखा देता है। यानी कि क्या कह रहे हैं कि सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि जो व्यक्ति सामाजिकरण सीखता है उसको समाज में कब किस तरह का व्यवहार करना है, उसका समाज में क्या भूमिका है और उन भूमिकाओं पर उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, वो चीज सीख जाता है। तो ये कहलाता है आपका सामाजिकरण। सामाजिकरण पर विचार रखते हुए न्यूमेर कहते हैं कि एक व्यक्ति के सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? समाजीकरण। तो इस तरह से बेसिकली समाजीकरण के बारे में क्या है कि समाजीकरण एक ऐसी सीख है या एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अनुसार व्यक्ति क्या करता है कि अपने समाज के अनुकूल हो जाता है कि समाज में उसको कैसा कब क्या बिहेव करना है। अब बात करें समाजीकरण की विशेषताओं की, तो समाजीकरण की विशेषताओं में सबसे पहला आ जाता है आपका कि सीखने की प्रक्रिया है। सबसे पहली विशेषता क्या है आपका कि ये क्या है? सीखने की प्रक्रिया है। सीखने की प्रक्रिया मतलब कि ये जो समाजीकरण है इसको सीखा जाता है। हम समाज में कैसा हमें बिहेव करना है या हमारा कल्चर कैसा है उसको हम सीखते हैं ना, अपने बड़ों से, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने आसपास जिस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं तो वहां से हम सीखते हैं कि समाज में कैसा बिहेव करना चाहिए। दूसरी चीज है आपका आजीवन प्रक्रिया है, यानी कि ये केवल एक दिन में बैठ करके हम पूरी जिंदगी में कैसा कैसा कहां बिहेव करेंगे वो चीज सीख नहीं सकते हैं। लाइफ के हर एक एस्पेक्ट की कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेज हमें मिलते हैं जिसके आधार पर हम सीखते हैं। तो ये एक आजीवन प्रक्रिया है। स्थान और समय के सापेक्ष है, यानी कि जिस टाइम पीरियड पे है, आप जिस समय पर इस दुनिया में है उस टाइम पीरियड पर कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है या कैसे वो चीज समाज में इंपैक्ट कर रही है या समाज के अकॉर्डिंग है, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और उसका एक महत्व है। तो समाज जो है समय के अनुसार भी सामाजिकरण होता है और स्थान के भी सापेक्ष, कि आप इंडिया में हैं, आप यूरोप में हैं, आप किस कंट्री में हैं, और उसके अनुसार आपकी सामाजिकरण होगी। उनकी अलग
अलग जगहों की अपने अलग अलग कल्चर है, अलग अलग सभ्यताएं हैं। संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया है कि हमारे पहले क्या संस्कृति थी वो आत्मसात कर लिया जाए। समाज का प्रक्रियात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया है। आत्मा का विकास है, सांस्कृतिक हस्तांतरण है। तो ये सारी चीजें क्या हो गया कि सामाजिकरण की क्या है, विशेषताएं हैं कि ऐसे ऐसे चीजें हम सामाजिकरण के अनुसार सीखते हैं। इसके उद्देश्यों के बारे में बात किया जाए तो उद्देश्य क्या है कि आधारभूत नियमबद्धता का विकास हो सके, कि कैसे जीवन जीना है उसका एक आधारभूत नियमबद्धता आ सके आपकी लाइफ में। उसके बाद दूसरी चीज हो सकती है कि आकांक्षाओं की पूर्ति हो जाए, कि मतलब आपकी आकांक्षाएं क्या है, तो एक समाज में आप रहते हैं, उस समाज के हिसाब से आपकी सोच क्या है, आपको क्या चाहिए, या आपके आसपास जो लोग हैं, आपका एनवायरनमेंट है, उनको आपसे क्या उम्मीदें हैं, क्या एक्सपेक्ट है, वो पूरा हो सके। तो ये जब हम सामाजिकरण सीखेंगे कि हाँ कैसे कब क्या चीज होनी चाहिए हमारी लाइफ में, तब वो चीज हमें अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। और नेक्स्ट बात करें तो सामाजिक भूमिकाओं का निभाना सीखना है। इसका उद्देश्य हम कैसे सामाजिक भूमिकाओं पे एज ए चाइल्ड हम कैसे रहे, एज ए भाई हम कैसे रहे, ब्रदर सिस्टर, या फिर अलग अलग टाइम पीरियड पर हम बड़े हो रहे हैं, तो हर एक सिचुएशन में अपनी लाइफ में कौन सी भूमिका का कैसे निर्वाह करना है, ये हम सीखते हैं अपने सामाजिकरण के माध्यम से। अपनी क्षमताओं का विकास करना, कि मतलब मुझे किस फील्ड में एक्सपीरियंस है, स्किल्स है, उसको डेवलप करना। तो ये सारी चीजें सामाजिकरण के उद्देश्य हैं। इसके कारक में आ जाते हैं कि कैसे हम सामाजिकरण सीखते हैं, तो उसमें आ जाता है आपका क्या, सुझाव आ जाता है, सहानुभूति आ जाता है, असहमति और सहमति आ जाता है, मजाक उड़ाते हैं तो जिससे भी सीखते हैं कि ये काम करने पर मजाक उड़ेगा, पुरस्कार और दंड से कि ये काम कर देंगे अच्छा होगा तो लोग हमें पुरस्कृत करेंगे, गलत होगा तो उसके लिए दंडित किए जाएंगे, या फिर अनुकरण मतलब देख करके सीखना। तो ऐसे सीखते हैं हम सामाजिकरण। सोपान की बात किया जाए कि सामाजिकरण के स्टेजेस क्या क्या है, तो मौखिक अवस्था होती है, शौच अवस्था होती है, तादमीकरण अवस्था होती है, किशोरा अवस्था हो गया, आपका युवा अवस्था हो गया, प्रौढ़ा अवस्था हो गया, वृद्धा अवस्था हो गया। तो ये सारी क्या होगी, अवस्थाएं हो गई। आगे बात करते हैं इसके अभिकरण की, कि कहां कहां से सीखते हैं, तो परिवार एक सामाजिकरण करने की संस्था के रूप में परिवार से सीखते हैं। हम अपने आसपास खेलने के समूह से सीखते हैं, आस पड़ोस से सीखते हैं, नातेदारियों से सीखते हैं, विवाह से सीखते हैं। तो एक व्यक्ति जो है वो तमाम सारी चीजों से सीखता है, आगे फिर शिक्षण संस्था में जाता है, वहां से सीखता है, राजनीतिक संस्था से जुड़ता है, वहां से उसका कुछ एक्सपीरियंस होता है, आर्थिक संस्था से जुड़ता है, धार्मिक संस्था से जुड़ता है, सांस्कृतिक संस्था से जुड़ता है, व्यावसायिक समूह से जुड़ता है। तो बहुत सारी चीजों पर वो क्या करता है, एक्सपीरियंस लेता है। तो ये सारी अवधारणाएं सामाजिकरण की अवधारणा है। अब सामाजिकरण के सिद्धांत के बारे में बात करें तो सामाजिकरण के सिद्धांत को लेकर के अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट है कूले ने सिद्धांत दिया हुआ है, अपनी पुस्तक उन्होंने लिखा हुआ है ह्यूमन नेचर एंड सोशियोलॉजी सोशल आर्डर। उन्होंने कहा हुआ है कि सामाजिकरण के सिद्धांत को इस तरह से उन्होंने प्रदर्शित किया है कि वो एक आत्मदर्पण का सिद्धांत है, कि हाँ हम चीजों को देख करके सीख करके अपने आप को समझाएं, वही सामाजिकरण है। मीड ने इस पर सिद्धांत दिया हुआ है। मीड एक दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक है, और उन्होंने इससे रिलेटेड अपना जो संबंध है या अपना जो सिद्धांत है वो उनकी एक बुक है माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है। फ्रायड ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इसमें। वो सामाजिकरण के अपने सिद्धांत को मानसिक क्रियाओं के आधार पर समझाते हैं। तो इस तरीके से सामाजिकरण के सिद्धांत और अवधारणा के बारे में हमने बात किया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने देखो दिख रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि अनुकरण की सेकंड कह रहा है अनुकरण की अवधारणा और सिद्धांत की व्याख्या कीजिए कि अनुकरण क्या है, अनुकरण की जो है शाब्दिक अर्थ, उसकी अवधारणा, उसके सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो अनुकरण को हम शाब्दिक दृष्टि देखें तो अनुकरण का जो मतलब होता है, अनुकरण के सिद्धांत का जो मतलब है, अनुकरण मतलब होता है किसी को देख करके सीखना, देख करके नकल करना ही क्या कहलाता है, अनुकरण करना होता है। ग्रीड कहते हैं कि दूसरे के व्यवहार या कार्यों को हम जब जानबूझ करके अपनाते हैं ना तो वो अनुकरण कहलाता है, ऐसा ग्रीड महोदय कहते हैं। थाउल्स कहते हैं कि अनुकरण एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसके लिए उत्तेजना दूसरे की उसी प्रकार की प्रक्रिया के ज्ञान से प्राप्त होता है। हुयालकर कहते हैं कि अनुकरण दूसरे की व्यवहार की पुनरुत्पत्ति या पुनरावृत्ति है, मतलब दूसरे के व्यवहार के जैसा हम रिपीट करने लग जाएं, वही क्या है आपका अनुकरण है। इस पर तमाम सारे विद्वानों ने अपने अपने राय रखे हुए हैं। तो गिन्सबर्ग भी इसमें रखते हैं, वो कहते हैं कि ये 3 प्रकार के अनुकरण हो सकते हैं। जैविकीय अनुकरण हो सकता है कि हम जीवन जिस तरह से जी रहे हैं, या विचार किसी का अपने अंदर अनुकरित कर लें, या तर्क या प्रयोजन किसी का हमें पसंद आ जाए और उसको हम अपने अंदर अनुकरित कर लें। तो इस तरीके से 3 प्रकार के होते हैं। अब अनुकरण के अगर सिद्धांतों के बारे में बात किया जाए कि अनुकरण के सिद्धांत क्या क्या है, तो अनुकरण के सिद्धांत में नाम आता है सबसे पहला है बेजहार्ट महोदय का। बेजहार्ट महोदय का सिद्धांत क्या था कि बच्चों में तो नकल करने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है, इसलिए वे इन्हें जन्मजात नकलची या नकल करने वाला कलाकार कहते हैं।
कि मतलब बच्चे जो है शुरुआत में क्या करते हैं, नकल ही करते हैं, जो अपने फैमिली में अपने परिवार में जिसको जैसा करते देखते हैं उसी के अनुसार क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। टार्डेक ने इस पर सिद्धांत दिया। इन्होंने अपनी एक कृति इन्होंने लिखा लॉ ऑफ इमिटेशन, उसमें व्यवस्थित रूप से इसको प्रकट किया हुआ है। इन्होंने टार्डे ने अनुकरण को जन्मजात प्रवृत्ति मानते हैं, लेकिन उस पर सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का प्रभाव ही स्वीकार करते हैं कि बच्चा जन्मजात जो है सीखने वाला होता है, कि जो चीजें देखता है उसके अनुसार सीखता है, लेकिन उसकी संस्कृति का भी उस पर प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से टार्डे महोदय इसको बताते हैं। अब अनुकरण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के बारे में अगर बात किया जाए तो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अनुकरण को मूल प्रवृत्ति ना मान करके एक मानसिक प्रक्रिया माना हुआ है। उन्होंने कहा कि नकल करना ये एक मूल प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि एक मानसिक प्रक्रिया है, और इसमें हाल्ट और आल्पोर्ट प्रमुख हैं। इन विद्वानों का मत है कि अनुकरण का संबंध जो है वो आपके स्नायु मंडल से है। आगे बात करते हैं अनुकरण का सामाजिक सिद्धांत। तो कुछ विद्वान जैसे कि थार्नडाइक, हॉबहाउस, जॉन डेबी, लॉपियर, कूले, इन्होंने अनुकरण को एक क्या मानते हैं, सामाजिक प्रक्रिया मानते हैं, ना कि मूल प्रवृत्ति या मानसिक प्रक्रिया। कहते हैं एक सामाजिक प्रक्रिया है, हम समाज में रहते हैं तो समाज से कुछ ना कुछ चीजें हमें एक्सपीरियंस होती हैं एंड उसके आधार पर हम चीजों को समझते हैं, बूझते हैं। ओके, तो ये था दोस्त अनुकरण का सिद्धांत। अब आगे बात करते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा व विशेषताओं का उल्लेख करो। सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा के बारे में बात करना है और उसकी विशेषता के बारे में बात करना है। तो देखो, सामाजिक नियंत्रण जो है उसमें क्या है, सामाजिक नियंत्रण मतलब कि समाज के द्वारा हमारे एक्शंस पर नियंत्रण करना ही क्या कहलाएगा, आपका सामाजिक नियंत्रण। इस पर रॉस ने अपनी पुस्तक में सोशल कंट्रोल में लिखा हुआ है कि सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य उन सभी साधनों के उपयोग से जिसके द्वारा समूह व्यक्ति को अपने अनुरूप बनाता है। यानी कि एक पूरा जो सोसाइटी है, ये सोसाइटी एक व्यक्ति को जिस तरीके से भी कंट्रोल करके अपने जैसा, अपने अनुकूल बनाता है, वो कहलाता है आपका सोशल कंट्रोल। मैकाइबर और पेज इस पर अपना विचार रखते हुए कहते हैं कि सामाजिक नियंत्रण का अर्थ उस ढंग से है जिसके द्वारा संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में एकता बनी रहती है तथा जिसके द्वारा यह व्यवस्था एक परिवर्तनशील संतुलन को बनाए रखने में का काम करती है। यानी कि कह रहे हैं कि एक ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा क्या किया जाता है, एक जो बड़ा सामाजिक व्यवस्था है उसमें एकता बनी रहती है। यानी कि हर कोई व्यक्ति जब सेम चीजें सीख रहा होगा, सेम जैसे उसके बिहेवियर होंगे, सेम उसका माइंडसेट मतलब चीजें होंगी, लर्निंग होगी, बिलीफ्स होगा, तो उससे एकता बढ़ती है। आगे बात करते हैं बोटामोर। इन्होंने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में लिखा है कि सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य मूल्यों और आदर्श नियमों की उस व्यवस्था से है जिसके द्वारा व्यक्तियों और समूहों के बीच तनाव और संघर्ष दूर किया जा सकता है या कम किया जा सकता है। ओके, तो ये चीजें हैं सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा है। अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। तो रूसेक, पार्सन्स, लेपियर आदि ने सामाजिक नियंत्रण की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए इनकी विशेषताओं का भी क्या क्या है, उल्लेख किया हुआ है कि इनकी विशेषताएं क्या है सामाजिक नियंत्रण की। तो सबसे पहले विशेषता है कि सामाजिक नियंत्रण का संबंध उन सभी प्रयत्नों से है जिसके द्वारा समाज में विभिन्न प्रकार के तनाव और संघर्षों को दूर करके सामाजिक एकीकरण में वृद्धि किया जा सके। उन सभी चीजों से है सामाजिक नियंत्रण का संबंध। दूसरी चीज है आपका कि प्रत्येक समाज में व्यवहार के कुछ विशेष तरीकों को अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है और सामाजिक नियंत्रण वह व्यवस्था है जो बल प्रयोग सुझाव के द्वारा व्यक्तियों को उन्हीं व्यवहारों के प्रतिमान करने को प्रोत्साहन करती है। यानी कि समाज अगर कोई है तो उसमें कुछ ऐसे व्यवहार होते हैं जो कि समाज द्वारा सर्वमान्य होते हैं या समाज द्वारा मान्य होते हैं कि हाँ ये व्यवहार उचित है, ये व्यवहार करना चाहिए। और जब व्यक्ति उस व्यवहार को करने के लिए उसको बाध्य किया जाए या किसी तरह से सामाजिक नियंत्रण किया जाए, चाहे वो बल प्रयोग करके सुझाव के माध्यम से, तो ये बहुत बेहतर होता है जिससे कि एक समाज बेहतर राह पर चल सके। तीसरी विशेषता सामाजिक नियंत्रण की कि सामाजिक नियंत्रण को किसी केंद्रीय सत्ता या इस सत्ता द्वारा प्राप्त अधिकारों वाले लोगों के द्वारा किया जाता है। यानी कि सामाजिक नियंत्रण जो है वो तो या तो कोई व्यक्ति सत्ता में हो, पावर में हो तो वो कर सकता है, या फिर पावर के द्वारा उसको ये अथॉरिटी मिली हो कि वो चीज कर सकता है, तो व्यक्ति में सामाजिक नियंत्रण करने की क्षमता बढ़ती है। चौथी बात करें, चौथी इसकी विशेषता, तो नियंत्रण के द्वारा लोगों को केवल उन्हीं कार्यों या व्यवहारों को करने पर बल दिया जाता है जो एक बार की आवश्यकताओं, परंपराओं और मूल्यों की अनुरूप हो। यानी कि सामाजिक नियंत्रण में उन्हीं चीजों को बढ़ावा दिया जाता है जो कि मतलब मूल्यों के कनेक्ट हो, संस्कृति से कनेक्ट हो, आपके उन्हीं चीजों को बढ़ावा दिया जाता है। अगला बात किया जाए, सामाजिक नियंत्रण में दबाव का पक्ष होना जरूरी है, क्योंकि जब तक किसी पर प्रेशर नहीं होगा या किसी को जो है एक डर की भावना नहीं होगी तब तक सामाजिक नियंत्रण काम करता हुआ आपको नजर नहीं आएगा।
सामाजिक नियंत्रण सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का हो सकता है कि समाज अगर नियंत्रित कर रहा हो सकता है वो अच्छे के लिए नियंत्रित करे, हो सकता है वो चीज गलत भी इंपैक्ट कर सकती है। सकारात्मक नियंत्रण जो है वो पुरस्कार और प्रेरणा के द्वारा व्यक्तियों के व्यवहारों को रचनात्मक बनाता है। वहीं नकारात्मक नियंत्रण जो है वो बल प्रयोग और दंड के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार पर अंकुश लगाता है। यानी कि सकारात्मक नियंत्रण वो है जहां पर आप कुछ करते हैं एक इंस्पिरेशन के चलते कि हाँ मुझे लाइफ में ये करना है, ये बेहतर करना है, या यहाँ मैं इस तरीके से करूंगा तो समाज के द्वारा मैं पुरस्कृत किया जाऊंगा। और नकारात्मक होता है जब आपको ये डर हो कि अगर ये नहीं किया तो डंडे पड़ेंगे, दंड दिया जाएगा, तो ये कहलाता है आपका सामाजिक नियंत्रण का नकारात्मक प्रभाव। तो ये सारी विशेषताएं हैं सामाजिक नियंत्रण की। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन 4th नंबर का। वो कह रहा है आपसे कि राज्य की अवधारणा को परिभाषित कीजिए। राज्य की क्या करना है, अवधारणा को परिभाषित करना है कि राज्य क्या है, कैसे है। तो उसके बारे में आइए बात करते हैं और उसकी परिभाषा और विशेषताओं को भी बताते हैं। तो देखिए अगर राज्य के बारे में बात किया जाए, राज्य की अवधारणा के बारे में बात किया जाए, तो मैकाइबर ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न स्टेट में लिखा है कि राज्य एक ऐसी सीमित समिति है जो कानून और शासन अधिकार के द्वारा कार्य करती है। यानी कि राज्य क्या है, एक ऐसी समिति है जो क्या करती है, शासन के अधिकार उसके पास होते हैं जिसके अनुसार वो कार्य करती है, और जिसे एक निश्चित भूभाग के अंदर सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होता है कि एक निश्चित भूभाग है, इसके अंदर कैसे कानून बनाना है, कैसे समाज में रखना है लोगों को, कैसा क्या जो है अपॉर्चुनिटीज देनी है, वो सारा कुछ अधिकार क्या होता है, राज्य का होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि राज्य का है वो एक निश्चित भूभाग पर होता है कि इंडिया की अगर कॉन्स्टिट्यूशन है या इंडिया का गवर्नमेंट है तो वो इंडिया तक ही सीमित है, वो चाइना पर अपना अधिकार नहीं थोप सकती है। तो एक निश्चित भूभाग के अंदर अब कानून बनाना, अगर भारत के लिए कोई कानून बनाना है तो केंद्रीय सत्ता इस पर क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। इससे स्पष्ट होता है कि कानून और शासन अधिकार द्वारा की गई दो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जिसकी सहायता से राज्य नियंत्रण की स्थापना करता है। अब इस पर तमाम सारे विद्वानों ने अपनी राय रखी हुई। मैक्स वेबर कहते हैं कि राज्य एक मानवीय समुदाय है। राज्य क्या है, एक मानवीय समुदाय है जिसका एक निश्चित भूभाग में भौतिक बल के वैधानिक प्रयोग का एकाधिकार होता है और साथ ही यह जो है इस अधिकार का सफलतापूर्वक लागू भी करता है, इस अधिकार का सफलतापूर्वक यूज भी किया जाता है। अरस्तु इस पर कहते हैं कि राज्य एक मानवीय क्या है, समुदाय है जिसका एक निश्चित भूभाग में भौतिक बल के वैधानिक प्रयोग का एकाधिकार होता है और साथ ही यह प्रयोग क्या किया जाता है, सफलतापूर्वक लागू किया जाता है। तो बेसिकली मैक्स वेबर और अरस्तु का जो कथन है वो ज्यादा सिमिलर दिखाई देता है। ओके, तो ये था दोस्त राज्य की अवधारणा या राज्य के बारे में बात किया जाए तो उसके सिद्धांत। अब आइए बात करते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में कि जो राज्य की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो राज्य की विशेषता, अगर राज्य को आपको समझना है या राज्य को जानना है तो विशेषताओं के बारे में जानना जरूरी है। अब राज्य की विशेषता में सबसे नंबर 1 की विशेषता क्या है इसकी, कि राज्य एक अविभाज्य एकता है। मतलब एक राज्य में आप हैं तो वो एक है, आप एक हैं, आप सभी एक राज्य से रिलेट करते हैं। तो राज्य एक अविभाज्य एकता है, इसे अनेक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता और ना ही इसमें कोई परिवर्तन ही किया जा सकता है। दूसरी इसकी विशेषता है कि राज्य एक निश्चित भूभाग है जिस पर राज्य का एकाधिकार होता है। मतलब वो एक निश्चित भूभाग है कि हाँ यहां पर इस राज्य का शासन है, इस राज्य का अधिकार है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, यहां पर एक अधिकार होता है। तीसरी अगर इसकी विशेषता के बारे में बात किया जाए तो राज्य के संचालन के लिए एक सरकार होती है जिसका रूप चाहे कुछ भी हो लेकिन प्रत्येक स्थिति में इसका विद्यमान होना आवश्यक है क्योंकि यह राज्य संस्थात्मक पहलू है। यानी कि कहा जा रहा है कि अगर एक राज्य है तो उसकी संचालन के लिए गवर्नमेंट होगा, सरकार होगा। अब सरकार किस रूप में है, वो राजा के रूप में है, प्रजातंत्र के रूप में है, लोकतंत्र के रूप में है, डिक्टेटरशिप के रूप में है, मतलब किसी भी तरीके से है, संस्थात्मक है या अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है, कुछ भी व्यवस्था हो, लेकिन क्या होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए और ये इसका विद्यमान रहना हमेशा ही आवश्यक है क्योंकि इसके बिना राज्य की कल्पना भी नहीं किया जा सकता। आगे बात करें इसके आगे की विशेषताओं की, तो राज्य क्या होता है, एक प्रभु संपन्न होता है, यानी कि उसको अथॉरिटी होती है चीजों को करने का। पांचवा इसकी विशेषता है कि राज्य का स्वरूप क्या है, अस्थायी है। राज्य की भूमि घटने या बढ़ने या जनसंख्या की विशेषताओं में परिवर्तन होने से राज्य के अस्तित्व में कोई बाधा नहीं आती है, यानी कि राज्य का जो अस्तित्व है वो बना रहेगा। हो सकता है कि राज्य जो है युद्ध करके या किसी भी माध्यम से उसकी जमीन बढ़ जाए या वहां पर रहने वाले लोगों में प्रजनन की क्रिया बढ़ने से क्या हो जाए, जनसंख्या बढ़ जाए, तो इससे राज्य की जो वैल्यू है या स्थिति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो यह है राज्य की विशेषताएं दोस्त। अब इसके बाद राज्य के तत्वों के बारे में भी बात कर लिया जाता है। जब आपसे 1000 वर्ड में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उसमें क्या करना होगा, आपको राज्य के तत्वों के बारे में भी डिसाइड करना होगा। जैसे कि राज्य के तत्वों में आ जाए तो मूल तत्वों में बात किया जाए राज्य के, तो सबसे पहली चीज आती है आपकी जनसंख्या। दूसरा चीज आता है आपका निश्चित भूभाग।
तीसरा चीज आता है आपका शासन या राज्य, एंड चौथी चीज आती है आपकी संप्रभुता। ये चार मौलिक तत्व है किसी भी राज्य को स्थापित करने का। अब राज्य की शक्तियों या कार्यों के बारे में भी बात कर लेंगे। अगर आपसे 1000 वर्ड में या 500 वर्ड में क्वेश्चन पूछता है तो आप इतना और भी लिख देंगे कि क्या है राज्य की कार्य, क्या है कि वे कार्य जिन्हें केवल राज्य ही कर सकता है, वो राज्य की शक्ति है। ये कार्य जिन्हें दूसरे राज्य की अपेक्षा अच्छी तरह से कर सकता है, वे कार्य जिनके लिए राज्य अनुपयुक्त है, वे कार्य जिन्हें संपन्न करने में राज्य क्या है, असमर्थ होता है। सामाजिक नियंत्रण में राज्य की बहुत सारी भूमिका है, जैसे कि प्रत्यक्ष कार्यों पर नियंत्रण हो गया, कोई कानून बना दिया गया, संविधान बना दिया गया, अब उसके अकॉर्डिंग ही आपको राज्य में भूमिका करना है। तो ये चीज क्या कहलाएगी, आपका राज्य के द्वारा क्या हो गया है, नियंत्रण हो गया है। ओके अब बात करें अगला जो क्वेश्चन आपका दिख रहा है यहाँ पर 5th नंबर का क्वेश्चन। आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए या कोई भी आपका सजेशन हो तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इस तरीके से आप हमें पढ़ाना स्टार्ट कीजिए, जिससे कि हमारी काफी हेल्प हो जाएगी। तो प्लीज आप जरूर अपना कमेंट, वैल्यूएबल कमेंट रखते चलिए, मैं आपकी कमेंट जरूर देखता हूं। अब आइए बात करते हैं प्रथा और कानून में अंतर के बारे में, कि प्रथा और कानून में क्या अंतर है। आपने ये नाम तो जरूर सुना होगा कि प्रथा और कानून क्या है, कैसे है, तो इसका नाम तो आपने जरूर ही सुना होगा। अब प्रथा और कानून के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रथा के बारे में, कि प्रथा क्या होती है। तो प्रथा शब्द का प्रयोग ऐसी जनरीतियों के लिए होता है ना, जो समाज में बहुत समय से प्रचलित हुए, समाज में बहुत समय से चले आ रही हैं कोई रीतियां, तो वो कहलाएगा क्या आपका, कि ये क्या है, एक प्रथा है, ये सामाजिक प्रथा है। मैकाइबर और पेज ने कहा हुआ है कि सामाजिक मान्यता प्राप्त जो व्यवहार है वही सामाजिक प्रथाएं हैं। यानी कि ऐसी व्यवस्थाएं या ऐसा व्यवहार जिसको समाज ने मान्यता दे दी है कि हाँ ये व्यवहार ठीक है, वो कहलाता है आपका क्या, प्रथा कहलाता है। अब आगे बात करते हैं प्रथा की विशेषताओं के बारे में, कि प्रथा की क्या विशेषताएं हैं। तो प्रथाएं क्या होती हैं, लिखित और अनियंत्रित होती हैं। दूसरी कि प्रथाएं वे जनरीतियां हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो रही हैं, हस्तांतरित हो रही हैं। तीसरी चीज है आपका कि प्रथाओं को समाज की स्वीकृति प्राप्त होती है। और चौथी चीज है आपका प्रथाओं के उल्लंघन पर समाज द्वारा प्रतिक्रिया जो है व्यक्त किया जाता है। अब प्रथाओं के अस्तित्व के कई सारे कारण भी हैं जिस वजह से प्रथाएं आज अस्तित्व कर रही हैं समाज में। तो प्रश्न ये उठता है कि प्रथाओं का पालन हमें क्यों करना चाहिए, उनकी उपयोगिता या महत्व क्या है, समाज में उनके स्थायित्व का कारण क्या है, इसके पीछे कौन कौन सी शक्तियां हैं, इसके बारे में आओ समझते हैं। तो देखो सबसे पहली चीज है क्या, कि समाज में प्रथाएं क्यों हैं। तो प्रथाओं का पालन करना लोग अपना कर्तव्य समझते हैं, मतलब ये एक तरह की ड्यूटी समझते हैं अपना, चाहे वो रिलीजन से रिलेट हो, संस्कृति से रिलेट हो, सभ्यता से रिलेट हो, मतलब वो बहुत समय से वो चीज चला आ रहा है, तो हमें लगता है कि इट्स आवर ड्यूटी, कि हमें वो चीज करना चाहिए। तो प्रथाएं क्या है, पालन करना हम अपना जो है कर्तव्य समझते हैं। दूसरी चीज कि प्रथाओं का पालन करने पर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित समझते हैं कि हाँ ये चीज बेटर है, ये चीज मैंने कुछ अच्छा किया अपने जीवन में, तो प्रथाओं का फॉलो करना लोग क्या करते हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तीसरी कारण बताया जाए प्रथाओं के स्थापित्व का, तो वो है आपका कि प्रथाएं समूह अथवा समाज के व्यवहार में एकरूपता लाती हैं। प्रथाएं क्या करती हैं कि समूह और समाज के व्यवहार में क्या करती हैं, एकरूपता लाती हैं। चौथी चीज कि प्रथाएं व्यक्ति को समाज के अनुकूल करती हैं, कि समाज में एक तरह का व्यवस्था बनाया जाए, तो इसके लिए प्रथाएं होती हैं जिससे कि पता चलता है कि हाँ ये लोग जो एक तरह का व्यवहार कर रहे हैं वो एक तरह के समाज से बिलोंग करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं क्या, प्रथाओं के अस्थायित्व के पीछे कारण। अब प्रथाएं किस तरह से सामाजिक नियंत्रण में काम करते हैं, कि जो हमारा चैप्टर है ना वो क्या है, सोशल मतलब जो पेपर ही है वो क्या है, सोशल कंट्रोल एंड चेंज। तो प्रथाओं का क्या कंट्रोल है समाज पर। तो सबसे पहले कि सामाजिक सीख के द्वारा नियंत्रित होता है, कि मतलब ये ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिखाते हैं जिससे कि समाज नियंत्रित रहता है। दूसरी चीज कि सामाजिक एकरूपता ला करके नियंत्रित करते हैं, कि समाज एक जैसा हो जाता है जब उसमें परंपराएं आ जाती हैं, प्रथाएं आ जाती हैं। तीसरा है आपका सामाजिक अनुकूलन में सहायक होता है, समाज के अनुकूल बन जाते हैं लोग। समूह के लिए कल्याणकारी होता है, कि समूह पूरा एक जैसा बिहेव करेगा तो कल्याणकारी होगा, आपस में टकरार नहीं होगा। व्यक्ति के विकास में भी सहायक होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि प्रथा क्या है, कि एक तरह से चली आ रही पीढ़ी दर पीढ़ी कोई काम है जो किया जा रहा है, जिसको व्यक्ति अपना कर्तव्य तक समझ लेते हैं, वो कहलाता है आपका प्रथाएं। इसी का सेकंड पार्ट जो हम देख रहे हैं वो है कानून। जो हमें दूसरा पॉइंट हमें दिख रहा है वो है क्या, कानून। अब इनमें डिफरेंस क्या है ये समझते हैं। तो देखो कानून जो है वो औपचारिक और संगठित तरीके से, कानून सामाजिक नियंत्रण का एक प्रमुख सशक्त साधन है। यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा, जो वहां पर राज्य है, राज्य के द्वारा कोई ऐसे नियम का जो है उल्लेखित करना या ऐसे नियम को लागू करना जो कि सभी समाज के लिए उसको फॉलो करना अनिवार्य हो, वो कहलाता है आपका कानून।
अब कानून पर अपना विचार रखते हुए रास महोदय कहते हैं कि कानून मानव व्यवहार को नियंत्रित करने वाले औपचारिक विशिष्ट नियमों का स्वरूप है जो उन लोगों द्वारा बनाया जाता है जिन्हें राज्य ने राजनीतिक शक्ति प्राप्त दी हुई है। उन्हीं सत्ताधारियों द्वारा ये इसको क्या किया जाता है, लागू भी किया जाता है कि मतलब क्या है, क्या कानून बनाया जाएगा और उस कानून को उस राज्य में रहने वाले, उन निश्चित भूभाग में रहने वाले सभी लोगों को फॉलो करना ही होता है। अब कानून की क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो कानून सामाजिक नियंत्रण का एक प्रत्यक्ष और औपचारिक साधन है, मतलब ये लिखित साधन है कि ऐसा ही होगा, वो लिखा हुआ है, पूरी तरह से संविधान में लिखित होगा, ये सभी को उसकी मान्यता प्राप्त होगा और उस पर गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है। दूसरा कि कानून लिखित और स्पष्ट होंगे, जो कि मैंने अभी डिस्कस कर लिया। तीसरा कि कानून की व्याख्या और रक्षा के लिए रक्षा का कार्य राज्य के न्यायालय करते हैं, जबकि प्रथाओं के मामले में ऐसा नहीं होता है। कानून का स्रोत जो है वो प्रथाएं और परंपराएं होती हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं कानून जो बनाए जाते हैं वो किस लिए बनते हैं कि लोगों की भलाई हो सके, लोग एक सामाजिक नियंत्रण में रह सके, और इसके लिए जब वो प्रथाओं और परंपराओं का सहारा लेते हैं ना तो वो कानून काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और लोग उसको दिल से कहीं ना कहीं, जो हमने बात किया ना कि प्रथाएं जो है लोग अपना कर्तव्य समझते हैं, तो कानून वो जो है कानून जब अगर उसी तरह से एक्शन कर लेगा तो कानून भी क्या होगा, वो कर्तव्य की तरह लोगों के माइंड में आएगा। तो इस तरह से बेसिकली अगर डिफरेंस के बारे में बात किया जाए तो प्रथाएं वे हैं जो कि लोक रीतियों से आ रही हैं और कानून वो है जो कि एक निश्चित टाइम पीरियड पर एक कुछ राज्य के निश्चित सत्ताधारियों के द्वारा बनाया जा रहा है, जो कि सभी को फॉलो करना कंपलसरी है। प्रथाओं को फॉलो करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन व्यक्ति उसे अपना कर्तव्य समझ करके फॉलो करता है, लेकिन जो कानून है उसको फॉलो करना क्या है, अनिवार्य है। अब सामाजिक नियंत्रण में कानून की क्या भूमिका है, कानून कैसे सामाजिक नियंत्रण करता है, आइए उस पर बात कर लेते हैं। तो कानून क्या करता है, व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रित ले आता है कि व्यक्ति के व्यवहार इतना ही किया जा सकता है, यही व्यवहार है, इसके अलावा आप व्यवहार करोगे तो आपको उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। पारिवारिक जीवन पर नियंत्रण कर देता है, सामाजिक जीवन पर नियंत्रण कर देता है, आर्थिक जीवन पर नियंत्रण कर देता है, सार्वजनिक जीवन पर नियंत्रण, दंड और न्याय द्वारा नियंत्रण करता है, प्रथाओं की रक्षा करता है, द्वितीय संस्थाओं और समूहों का पर नियंत्रण करता है, परिवर्तन द्वारा नियंत्रण करता है। तो इस तरीके से कानून भी क्या करता है, सामाजिक नियंत्रण में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस तरीके से 5 क्वेश्चन हमने किया हुआ है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, पहली बार चैनल पे आए एक बार विजिट करके देखो, अगर आपको लगता है कि वास्तव में वैल्यूएबल है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब आओ आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। मैं सोच रहा हूं जल्दी जल्दी आपका ये कंप्लीट करवा सकूं, आपका टाइम ना वेस्ट हो, लेकिन चीजें हैं अगर आप समझ के काम करोगे तो एग्जाम में आपका अच्छे मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आइए 6 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है आपसे क्या है कि सामाजिक नियंत्रण में पुरस्कार और दंड की क्या भूमिका है। सामाजिक नियंत्रण में पुरस्कार और दंड की क्या भूमिका है। तो पुरस्कार और दंड की बहुत भूमिका है मेरे दोस्त सामाजिक नियंत्रण में। फीचर इस पर अपना विचार रखते हुए कहते हैं कि पुरस्कार का अर्थ है किसी भी ऐसी वस्तु या घटना जो सीखने के लिए प्रयत्न करने वाले व्यक्ति की प्रतिक्रिया को सरल बनाती है और शक्ति प्रदान करती है कि हाँ उसको ये चीज अगर उसने कर लिया तो समाज उसको एक्सेप्ट करेगा, उसको पुरस्कृत करेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन की तरह काम करता है। और दंड भी क्या, दंड दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू पर अगर देखा जाए दंड के बारे में, तो दंड अपने आप में क्या है, सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक और प्रत्यक्ष साधन है जिसमें दंड का प्रयोग करके व्यक्ति पर नियंत्रित किया जाता है। जॉनसन पुरस्कार के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि पुरस्कार जो है एक सामाजिकरण सहमति का सूचक है। पुरस्कार के तमाम सारे प्रकार हो सकते हैं, भौतिक प्रकार हो सकता है, अभौतिक। 2 प्रकार से बेसिकली पुरस्कार हो सकते हैं, या तो कुछ आपको सामान के रूप में, पैसे के रूप में दे दिया जाए, या फिर आपको एक रिस्पेक्ट, एक सम्मान, लोगों में इज्जत, जो आपकी क्या है एक अभौतिक जो है पुरस्कार है। पुरस्कार और सामाजिक नियंत्रण के बारे में बात किया जाए तो पुरस्कार जो है सामाजिक नियंत्रण का एक अनौपचारिक साधन है जो लोगों को नियंत्रित करने के लिए प्रेरणा देता है कि हाँ अगर तुमने अच्छा काम किया ना तुम पुरस्कृत किए जाओगे, लोगों में तुम्हारी इज्जत होगी, लोगों के सामने तुम्हें इनाम दिया जाएगा, तुम्हारी बड़ाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये चीज क्या करता है, प्रेरणा देता है, एक मोटिवेशन देता है। रोज इस पर अपना विचार रखते हुए कहते हैं कि दंड अधिक अस्पष्ट होते हैं किंतु पुरस्कार के अधिक संख्या में अधिक व्यापक और लंबे समय के लिए अधिकार प्रभावशाली होने की संभावना रहती है। यानी कि दंड तो स्पष्ट होते हैं, पुरस्कार स्पष्ट नहीं होते हैं, आपको किस चीज के लिए क्या पुरस्कृत किया जाएगा, लेकिन जो पुरस्कार का इंपैक्ट होता है वो आप लंबे समय तक और एक माइंड पर आपके पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है। और वही दूसरी बात किया जाए दंड की, तो दंड क्या है, इस पर अपना विचार रखते हुए सेथना कहते हैं कि दंड एक प्रकार की सामाजिक निंदा है कि समाज के सामने आपकी निंदा की जा रही है, आपको दंडित किया जा रहा है, आपकी बेइज्जती हो रही है एक तरह से।
तो इस पर विचार रखते हुए इन्होंने क्या कहा हुआ है कि ये इसमें आवश्यक नहीं है कि शारीरिक पीड़ा या कष्ट ही हो या आपको सामने ले जाकर के मारा ही जाए। आपको चार लोगों के सामने अगर बोल दिया गया, आपकी इज्जत उतार दी गई, आपके कुछ गलत कामों को लोगों के सामने ला करके रख दिया गया, तो वही आपके लिए बहुत है कि आपके समाज में मतलब नजरें मिला करके आप चल नहीं पाओगे। तो इस तरीके की चीजें भी हैं। कांसाइन डिक्शनरी कहते हैं कि दंड में दर्द, जुर्माना, ईश्वर और न्यायालय दंड, शारीरिक पीड़ा और डांट फटकार सभी चीजें सम्मिलित हो सकती हैं। सामाजिक नियंत्रण में पुरस्कार और दंड की बहुत भूमिका है, क्योंकि देखोगे अगर आप बात करोगे, पुरस्कार से हमारा अर्थ है किसी अच्छे कार्य के बदले व्यक्ति को कोई उपहार दिया जाए, प्रमाण पत्र दिया जाए या लोगों में उसकी बड़ाई किया जाए, और दंड से अर्थ है कि उसको शारीरिक, मानसिक या किसी भी तरीके से उसको कष्ट दिया जाए। तो सामाजिक नियंत्रण में इनकी बहुत भूमिका है, जैसे कि आत्मनियंत्रण को प्रोत्साहित करते हैं कि मतलब कि हम कुछ अगर गलत पर्सनली कोई व्यक्ति चाहता भी है तो उसके माइंड में एक बार आएगा कि अगर मैंने गलत किया और ये चीज लोगों के सामने आ गई तो मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, समाज में मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी, लोग मुझे गलत नजरों से देखेंगे, या फिर अगर मैं पकड़ा गया कानून के द्वारा तो मुझे दंडित किया जाएगा, जेल हो जाएगी, मतलब अलग अलग चीजें। सामाजिक मान दंडों में आस्था होने लगती है। कोई कहीं ना कहीं समाज में जो मापदंड है, अगर व्यक्ति उस तरीके से काम कर रहा है तो उसको क्या होता है कि पुरस्कृत किया जाता है, अगर वो उस तरीके से काम नहीं कर रहा है तो उसको दंडित किया जाता है। दायित्व पूर्ति द्वारा नियंत्रण भी किया जाता है कि आपकी ड्यूटीज है उसको डिफाइन करके। प्रेरणात्मक महत्व भी होता है पुरस्कार का, मतलब प्रेरणा मिलती है आपको लाइफ में कि हाँ तुम्हें यह बेहतर काम करना चाहिए। ओके, तो यह है आपका 6 नंबर, इसकी भूमिका के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। 7 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये क्या है, फैशन और सामाजिक नियंत्रण। फैशन और सामाजिक नियंत्रण के बारे में बात करें कि फैशन किस तरह से सामाजिक नियंत्रण का काम करता है। तो देखो दोस्त, फैशन जो होता है, फैशन बेसिकली कह सकते हैं एक वे ऑफ लिविंग हो सकता है हमारा, कि जीवन जीने का एक तरीका हो सकता है जो कि तमाम सारी चीजों से हो सकता है। आपके कपड़े से हो सकता है, आपके स्टाइल से होता है, आपकी हेयर स्टाइल, आपकी बॉडी, आपका लैंग्वेज, आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें ही आपके फैशन के अंतर्गत आ सकती है। तो स्पेंसर इस पर अपना विचार रखते हुए कहते हैं कि फैशन प्रथाओं के बीच पाए जाने वाले भेदों को दूर करने का एक साधन है। स्पेंसर कहते हैं फैशन जो है ना वो प्रथाओं के बीच जो भेद हो गया है कि ये दूसरे समुदाय से रिलेट करता है, ये मुस्लिम समुदाय का है, ये हिंदू समुदाय का है, ये सिख है, ये ईसाई है, तो फैशन जो होता है ना, जो एक ट्रेंड आता है वो सबको जो है खत्म करने का साधन होता है, भेदों को दूर करने का साधन होता है। जैसे कि अभी देखोगे आप कि अगर बात किया जाए जीन्स की, तो जीन्स कौन पहनता है? क्या ये किसी धर्म से रिलेट करता है? नहीं। फटी जींस सभी को पहननी है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से रिलेट करता हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, सभी को फटी जींस पहननी है, कोट पैंट पहनना है। जो कि कोट पैंट एक टाइम पर यूरोपियन का था, लेकिन अभी वो पूरी तरह से जनरलाइज हो गया है, क्योंकि वो एक ट्रेंड में आ चुका है कि हाँ अगर शादी विवाह है तो उसके अवसर पर या तो शेरवानी पहना जाए या तो कोट पैंट पहना जाए। तो इस तरीके की मतलब एक जो फैशन चल जाता है, एक ट्रेंड चल जाता है, वो क्या करता है, भेदों को हटाता है। ग्रोबिल कहते हैं कि प्रथा पूर्वजों का अनुकरण है और फैशन जो है वो समकालीन का अनुकरण है। प्रथा जो होती है वो पुराने समय से हम देखते चले आ रहे हैं, हमारे पूर्वज हैं, उनकी क्या है, एक अनुकरण है कि उन्होंने जैसा क्या होता वैसा हम कर रहे हैं। और फैशन जो है वो आज के समय में क्या ट्रेंड चल रहा है उसको अनुकरित करना है, उसको देख करके उसके अनुसार चलना, वो फैशन कहलाता है। इस पर मैकाइबर और पेज कहते हैं कि फैशन से हमारा तात्पर्य किसी प्रथागत विषय पर समाज स्वीकृति भिन्नता के क्रम से है, कि मतलब एक प्रथागत चीज चल रही है उसको हटा करके कुछ नई चीजें आ रही हैं, मतलब वो भी चीज एग्जिस्ट करती है लेकिन नई चीजों को ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है और वो समकालीन ट्रेंड के हिसाब से हो, तो वो कहलाता है आपका क्या, फैशन। फैशन पर विचार रखते हुए जेम्स हॉबिस कहते हैं कि फैशन जो है वो सामाजिक परिपाटी का एक ऐसा प्रकार या पहलू है जिसकी मुख्य विशेषता इसकी बदली हुई प्रतियोगी प्रकृति है, कि मतलब बदला बदला चीजें हो, कुछ नया चीजें आपके सामने आ रही हो, वो कहलाता है आपका फैशन और ट्रेंड। अब बात किया जाए फैशन की विशेषताओं के बारे में, फिर बात करेंगे इसका समाज में क्या किस तरीके से सामाजिक नियंत्रण है या इसका महत्व क्या है। तो फैशन का समय से घनिष्ठ संबंध है। इसकी विशेषता सबसे पहली है कि फैशन का टाइम से घनिष्ठ संबंध है। कुछ टाइम पहले कुछ चीजें जो है ट्रेंड में थी वो आज ट्रेंड में नहीं है, तो फैशन का क्या है मेन महत्व कि समय के साथ इसका घनिष्ठ संबंध है। जिस टाइम पीरियड पर जो चीज ट्रेंड कर रही हो वही क्या है, फैशन है। दूसरा क्या है आपका, फैशन का प्रचलन विभिन्न क्षेत्रों में देखा जा सकता है। फैशन का संबंध एक वर्ग विशेष से भी हो सकता है कि एक वर्ग विशेष का फैशन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पगड़ी जो सर पर बांधते हैं तो वो पंजाबियों का ट्रेंड है, या फिर आप एक देखेंगे धोती कुर्ता पहनना हो गया, तो एक मतलब एक विशेष को भी वो प्रचारित कर सकता है। फैशन का प्रयोग विभिन्न वर्गों वाले समूहों में भी किया जाता है। फैशन का संबंध केवल परिवर्तन में ही नहीं होता है बल्कि पुरानी परंपराओं को भी एक साथ लेकर के चलना भी फैशन के अंतर्गत आ सकता है। फैशन का जो प्रचलन है ना वो आदिम और कृषक समुदायों की तुलना में आधुनिक, सभ्य और औद्योगिकरण और नगरीय समाजों में अधिक पाया जाता है। फैशन के क्षेत्र में प्रतियोगिता भी पाई जाती है। फैशन
का उपयोगी होना हमेशा आवश्यक नहीं होता है कि जो नया ट्रेंड आ गया, नया फैशन आ गया, वो अच्छा ही होगा, वो उपयोगी होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो अब बात करते हैं फैशन के महत्व की। तो सामाजिक क्षेत्र में देखा जाए तो फैशन के महत्व को हम निम्न तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहली चीज कि जो है वह व्यक्ति के रुचि को पोषित करता है, कि जो फैशन है तुम्हें पसंद है तुम करोगे, नहीं पसंद है नहीं करेंगे हम फैशन, उस तरीके का हम नहीं जिएंगे। तो ये आपकी एक रुचि को भी पोषित करता है। दूसरा, नवीन आविष्कारों को प्रोत्साहित करता है कि हाँ नए नए चीजें अगर लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं एज ए फैशन, तो एक अपॉर्चुनिटी आती है कि हाँ आप भी लाइफ में कुछ चीजें नया क्रिएटिव कर सकते हो, शायद लोगों को पसंद आ जाए। व्यक्ति को ऊब से मुक्ति दिलाती है और जीवन में ताजगी और रंगीनता लाती है कि हाँ कुछ नया हो रहा है, जिंदगी मतलब बोरिंग से नहीं हो गई है, कुछ नई चीजें आ रही हैं, कुछ नया हम चीजें सीख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। फैशन जीवन में प्रेरणा प्रदान करती है। फैशन क्या करता है, जीवन में प्रेरणा देता है, एक इंस्पिरेशन देता है आगे बढ़ने का और कुछ नई चीजें एक्सप्लोर करने का। कई बार फैशन जो है विनाशशील समाजों में प्रथाओं का स्थान ग्रहण कर लेती है, कि मतलब हम अपनी पुरानी परंपराओं को भूल करके पूरी तरह से फैशन में चले जाते हैं और पता ही नहीं होता कि हमारा उस फैशन का रिजल्ट क्या आने वाला है, और कई बार ये विनाशशील की तरफ हमें लेकर के चला जाता है। अगला है, फैशन व्यक्ति के सामाजिक जीवन को सरल बनाती है और एक दूसरे के बीच में जो प्रेम भावना होती है, भ्रातृत्व की भावना, भाईचारे की भावना, उसको बढ़ावा देता है। फैशन समाज में एक रूपता भी पैदा करता है, यह समाज की दृढ़ता की पुष्टि करता है। अब बात करें सामाजिक नियंत्रण में इसकी क्या भूमिका, क्योंकि हर एक चीज की जिसकी भी बात किया जा रहा है ना, उसका सामाजिक नियंत्रण में क्या भूमिका है यह जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सामाजिक नियंत्रण में फैशन की भूमिका है, सबसे पहली चीज की अनुरूपता करता है, यानी कि क्या कर रहा है, ये एक जैसी रूपता मतलब अनुरूप हो जाते हैं, एक दूसरे के अनुरूप होना चाहते हैं। दूसरी चीज है समरूपता, एक जैसा रूप ग्रहण करना चाहते हैं। वर्ग संबंधों पर नियंत्रण कर देता है, या भिन्नता और समानता का संतुलन कर देता है, अहम की संतुष्टि कर देता है, समाज का शुद्धिकरण करता है, परिवर्तन को स्वीकार करता है, सामाजिकरण में सहयोग करता है। तो इस तरह के तमाम सारी ऐसी चीजें हैं जो कि सामाजिक नियंत्रण के द्वारा, सामाजिक नियंत्रण फैशन के द्वारा होता है। ओके मेरे दोस्त, अब आगे बढ़े 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है आपका, सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। कि सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत क्या है, सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत के बारे में आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। तो सामाजिक परिवर्तन के कई सारे सिद्धांत हैं जिसके बारे में हम धीरे धीरे डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए सामाजिक सिद्धांत के कई सारे सिद्धांत हैं। जैविकीय सिद्धांत हो गया, इसमें जैविकीय सिद्धांत में आता है आपका जैसे कि वंशानुक्रम सिद्धांत हो गया, प्राकृतिक सिद्धांत हो गया, फिर आपका उद्विकास का सिद्धांत हो गया, फिर हर्बर्ट स्पेंसर का सिद्धांत। तो हम अलग अलग सिद्धांत आइए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन के जैविकीय सिद्धांत। सामाजिक परिवर्तन के जैविकीय सिद्धांत जो है ना, वो बेसिकली 3 प्रकार से पाए जाते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला आता है आपका वंशानुक्रम का सिद्धांत, दूसरा प्राकृतिक पर्यावरण का सिद्धांत, और तीसरा आता है आपका सावयवी विकास का सिद्धांत। तो आइए समझते हैं वो तीनों चीजें क्या हैं। तो देखो सबसे पहले बात करें अगर वंशानुक्रम का सिद्धांत का, तो वंशानुक्रमण एक प्राणी शास्त्रीय तथ्य है जिसका अध्ययन जनन विद्या के द्वारा किया जाता है। जनन विद्या के आधार पर ही हम किसी व्यक्ति के शारीरिक गुणों का अध्ययन करते हैं कि उसमें क्या चेंज आया हुआ है, क्या नई चीजें हैं, क्या वो पुरानी चीजें से किस तरीके से रिलेट कर रहा है, उसके बारे में अध्ययन करना हो गया। दूसरा है आपका प्राकृतिक पर्यावरण का सिद्धांत। प्राकृतिक पर्यावरण का सिद्धांत केवल भौतिक पर्यावरण के अनुरूप ही नहीं कर सकते हैं, इस स्थिति में लागू नहीं होता है, बल्कि उन प्राणियों पर भी लागू होता है जो सीमित साधनों की उपलब्धता के कारण अपनी जीविका संबंधी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति नहीं कर पाए। ऐसे प्राणियों को निरसन हो जाता है। स्पष्ट है कि प्राकृतिक पर्यावरण के सिद्धांत और अस्तित्व के संघर्ष में जो व्यक्ति जितना ज्यादा योग्य होगा वो उतना ही ज्यादा आगे बढ़ सकता है। तो इस तरीके की चीजें भी सामने आ जाती हैं। प्राकृतिक पर्यावरण किस तरीके का आपका समाज है, किस तरीके का आपका आसपास का माहौल है, उसके अनुसार भी आपका परिवर्तन या आपके चेंजेस मायने रखते हैं। सामयिक उद्विकास का सिद्धांत जो इसमें आता है, तो प्राणी शास्त्रीय उद्विकास का जो संदर्भ में स्पेंसर ने अस्तित्व के संघर्ष के बारे में भी बात किया हुआ है, जिसमें उनका स्पेंसर ने एक सिद्धांत दिया हुआ है प्राकृतिक पर्यावरण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन प्रणाली। हर्बर्ट स्पेंसर ने भी इस पर सिद्धांत दिया हुआ है सामाजिक परिवर्तन का। हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने वालों में हर्बर्ट स्पेंसर का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। हर्बर्ट स्पेंसर ने डार्विन द्वारा जो डार्विन ने प्रतिपादित किया हुआ था ना जैविकीय सिद्धांत, तो इन्होंने उद्विकास जीवन के उद्विकास सिद्धांत का इन्होंने सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत को डेवलप किया स्पेंसर महोदय ने। स्पेंसर ने ऐसी 4 मुख्य अवस्थाओं का उल्लेख किया है जिससे होकर के एक समाज का उद्विकास होता है। डार्विन ने जैविकीय उद्विकास के बारे में बात किया, इन्होंने समाज के उद्विकास के बारे में बात किया हुआ है। स्पेंसर ने जिन नामों से संबोधित किया है उन्हें हम सरल समाज, संश्लिष्ट समाज, दोहरे संश्लिष्ट समाज और जटिल संश्लिष्ट समाज में हम बांट करके समझ सकते हैं इसको।
इनका जो सरल समाज था, जो सरल परिवर्तन के बारे में बात किया हुआ सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में स्पेंसर ने, उन्होंने कहा है कि यह समाज जो सरल समाज होता है, यह समाज की सबसे प्रारंभिक स्थिति होती है। कोई भी समाज है उसकी सबसे प्रारंभिक स्थिति होगी क्या? सरल समाज। तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, तब तक मैं थोड़ा सा वाटर ड्रिंक कर लेता हूं। सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट काफ़ी टाइम हो गया था, गला सूख रहा था। तो बात किया जाए कि ये क्या होती है, किसी भी समाज की एक प्रारंभिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति के बीच कोई स्पष्ट भेदभाव या ऊंच चीज नहीं देखने को मिलता, सिंपल सा समाज देखने को मिलता है। ऐसे समाजों का आकार भी काफी छोटा होता है, इसमें कोई स्पष्ट राजनीतिक संगठन भी हमें देखने को नहीं मिलता है। इसको हम एक कह सकते हैं यूनिफॉर्मल सोसाइटी, समरूपी सोसाइटी भी कहा जा सकता है। इसके बाद दूसरी जो इन्होंने बताया हुआ है वो है आपका संश्लिष्ट समाज, कंपाउंड सोसाइटी। जब अनेक छोटे छोटे समाज या कबीले मिलकर के एक इकाई को संगठित करते हैं तो इस तरह के संगठित होने वाले सभी परिवारों और व्यक्तियों का जीवन यापन एक सामान्य शक्ति के द्वारा नियंत्रित होता है। ऐसे समाज को हम क्या कहते हैं? संश्लिष्ट समाज। अब दूसरा आता है आपका दोहरे संश्लिष्ट समाज, डबल कंपाउंड सोसाइटी। जब समाजों में गोत्रों की स्थापना होती है तब यह दोहरे संश्लिष्ट समाज का विकास होता है। इसके बाद आता है आपका उच्च संश्लिष्ट समाज। इस तरह के समाजों को स्पेंसर ने जटिलतम समाजों में स्वीकार किया हुआ है। उनका कहना है कि परिवर्तन की प्रक्रिया में दोहरे संश्लिष्ट समाजों से संबंधित अनेक गोत्र समूह मिलकर के अपने आप को एक बड़े समुदाय में संगठित कर दें। इसी को हम अक्सर क्या कहते हैं कि एक जनजाति हो गई है। तो इसमें भी बहुत सारी चीजें आती हैं जो परिवर्तन के क्षेत्र में आती हैं। जैसे जैसे धीरे धीरे समाज बढ़ता जाता है, परिवर्तन होते जाते हैं, तो इन्होंने परिवर्तन को लेकर के इस सिद्धांत के बारे में बताया हुआ है। अब आगे बात करते हैं, अगला जो 9 नंबर का क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन के प्रौद्योगिकीय कारक को स्पष्ट कीजिए कि सामाजिक परिवर्तन के पीछे प्रौद्योगिकी का क्या कारक है। प्रौद्योगिकी मतलब समझ पा रहे हैं आप? प्रौद्योगिकी मतलब कि जो नई नई चीजें आ रही हैं समाज में या नए नए उद्योग लग रहे हैं, तो उस चीज को लेकर के क्या कारक है जिससे कि सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रौद्योगिकी जो है ना वो एक सामाजिक तथ्य है और इसका कारण यह है कि विभिन्न व्यक्तियों और वर्गों की सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही तमाम सारे आविष्कार होते हैं, जिन्हें आविष्कारों के आधार पर नए नए ढंग जन्म लेते हैं, व्यवहार जन्म लेते हैं। मानव सभ्यता के प्रत्येक स्तर पर किसी न किसी प्रौद्योगिकी के द्वारा ही व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। मतलब कुछ नई चीजों को खोज करना, नई चीजें, नया सेगमेंट सामने लेकर के आना, तो वो चीज भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और जिससे सामाजिक परिवर्तन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये चीज। पाषाण युग में पत्थर के औजार उस समय की क्या थी? प्रौद्योगिकी थी। जब औजार नहीं थे उस समय पत्थर का औजार आ जाना भी क्या था? एक प्रौद्योगिकी थी, एक नया इन्वेंशन था। जबकि सामंतवादी युग में हल, बैल, कुदाल जैसे प्रौद्योगिकी के द्वारा कृषि कार्य किया जाता था और आज प्रौद्योगिकी बहुत उन्नति अवस्था में है। यहां प्रौद्योगिकी अगर आप पहले आप देखोगे तो प्रौद्योगिकी क्या थी कि हल के द्वारा खेतों की जुताई की जाती थी। आज आपके पास ट्रैक्टर है, उसमें हल लगा करके जो हल हम खेतों में जुताई किया करते थे अपने बैलों के माध्यम से, वो आज जो है जो हम 1 बीघा जमीन करने के लिए पूरा दिन लग जाता था, आज हम 5 मिनट में वो चीजें कर सकते हैं। तो प्रौद्योगिकी से क्या होता है कि समाज में परिवर्तन आता है, उनके वे ऑफ लिविंग में परिवर्तन आता है। तो प्रौद्योगिकी में होने वाले यही परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन के भी कारण बनते हैं। इस पर विचार रखते हुए प्रोफेसर सरन ने कहा हुआ है कि किसी उद्देश्य या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अप्रत्यक्ष तथा उच्च श्रेणी के साधनों की व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं? प्रौद्योगिकी कहते हैं। लेपियर कहते हैं कि प्रौद्योगिकी का तात्पर्य उन सभी विधियों, ज्ञान की शाखाओं और कुशलताओं से है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी भौतिक जीवन की दशाओं पर नियंत्रण रख करके उसे उपयोग में लाता है। प्रौद्योगिकी के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। इस पर प्रौद्योगिकी का सामाजिक परिवर्तन में क्या महत्वपूर्ण भूमिका रहा है, सबसे मेन चीज यही है कि प्रौद्योगिकी मतलब कि कुछ नई चीजें आ रही हैं। अब कुछ नई चीजें आएंगी तो समाज में चेंजेस भी आएंगे ना, समाज बदलेगा भी ना। तो समाज में कौन से चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में बात करना है। तो सबसे पहला चीज आता है सामाजिक प्रौद्योगिकी और सामाजिक परिवर्तन में कि यंत्रीकरण और सामाजिक परिवर्तन, कि जब नए नए यंत्र आ रहे हैं ना तो उन यंत्रों का प्रयोग करने से समाज में काफी चीजें हल होती हैं। समाज में जीने का एक अलग
स्टैंडर्ड आ जाता है। जैसे कि आप पहले बात करोगे कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करना था तो आपके पास घोड़ा गाड़ी हुआ करते थे या फिर बैलगाड़ी हुआ करती थी, जिसके माध्यम से आप एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। तो आपका लाइफ स्टाइल एक अलग तरीके से था कि हाँ अगर मुझे 100 किलोमीटर जाना है तो इतना टाइम लगेगा, तो मतलब कि हम इस तरीके से जीवन जीना स्टार्ट कर दें। हमें कुछ सामान, खाने पीने का सामान, रास्ते में हमें रुकना पड़ेगा, तो रात होगी, तो सारी व्यवस्थाएं, एक तरह का वे ऑफ लिविंग ही अलग था। लेकिन जब गाड़ी आ गया तो 100 किलोमीटर आपको पूरा करना है, आप 1 घंटे में पहुंच सकते हैं। तो मतलब वे ऑफ लिविंग अलग हो गया कि हम जाकर के अभी रिटर्न आ जाएंगे अपने घर पे। तो मतलब पूरी तरह से जीवन ही क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। यंत्रीकरण और सामाजिक परिवर्तन हो गया। संचार के साधनों में उन्नति और सामाजिक परिवर्तन हुआ। संचार के साधनों में आया कि पहले आपको अगर बात करनी थी ना, अपनी बात दूसरे तक पहुंचानी थी, तो आप चिट्ठी के माध्यम से पहुंचाते थे। और अगर कोई आप यहां पर बैठे हो और आपको कहीं दूर चिट्ठी भेजना है, तो आपको आज किसी चीज की आवश्यकता है, आज आपने लिखा, 1 हफ्ते के बाद वहां तक पहुंच रहा है उस व्यक्ति तक, और उसने वहां से फिर अपनी बात लिखी और वो 1 हफ्ते के बाद पहुंच रहा है, फिर 15 दिन लग जाते हैं आपको एक बात कहने में। और आज क्या है, जस्ट आपने इंटरनेट ऑन किया, एक क्लिक किया, मैसेज आपके हाथ में पहुंच गया, आपके पास पहुंच गया, या फिर डायरेक्ट टू डायरेक्ट आप वीडियो कॉल करके डायरेक्ट जैसे लगेगा कि आप सामने बैठ करके बात कर रहे हो। तो इससे भी समाज परिवर्तन हुआ। कृषि के क्षेत्र में नई नई चीजें आई, जिससे कि कृषि काफी आसान हो गया। जो है उत्पादन प्रणाली, सामाजिक परिवर्तन आया, अणुशक्ति बढ़ी, प्रौद्योगिकी में आपको प्रत्यक्ष प्रभाव देखने को मिलेगा। श्रम विभाजन हो गया है। जो कल टाइम पीरियड था जहां पर मजदूर काम करते थे, जैसे कहीं पर मिट्टी अगर खनना हो गया, खनन करना हो गया, तो जहां पर एक मजदूर काम करता था, वो पूरे दिन लगा करके जितना मिट्टी खनता था, उतना मिट्टी खनन के लिए एक जेसीबी लगा करके 2 मिनट के अंदर उतनी मिट्टी खनी जा सकती है। तो ये सारी चीजें क्या है, श्रम विभाजन आ गया, श्रमिक संगठनों का निर्माण हुआ, नगरीकरण हुआ, गतिशीलता का बढ़ना हो गया, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आ गया, ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय विशेषताओं का फैलाव हो गया। आप देखोगे गांव में भी आज वो व्यवस्थाएं आ गई हैं जो आज से 10 साल पहले शहरों में भी होना बहुत कम जगहों पर हुआ करता था, आज वो गांवों तक चीजें पहुंच चुकी हैं। तो मतलब क्या हो रहा है कि सामाजिक प्रौद्योगिकी का सामाजिक जीवन के परिवर्तन में, सामाजिक परिवर्तन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रत्यक्ष रूप से आप देखने को मिल जाता है ये चीजें। अप्रत्यक्ष रूप से आप देखोगे तो प्रतिस्पर्धा का बढ़ गया है, जो कि पहले मतलब प्रतिस्पर्धा नहीं हुआ करता था। एक कृषि ही क्षेत्र था, एक घर में चाहे जितने लोग हैं उनका काम क्या था कि आपको कृषि करनी है, कृषि उगाना है, और जो हो जाएगा, जो कृषि उग करके आएगी, फसल आएगा, उसको खाना है, फिर कितने काम करना है, फिर खाना है। मतलब जीवन चल रहा था यार। और अभी क्या है कि अभी एक बच्चा छोटा सा हुआ नहीं, उसके ऊपर इतनी सारे प्रेशर आ जाते हैं, तुमको अपना करियर बनाना है, तुमको ये करना है, तुमको सफल बनना है, तुमको सक्सेसफुल बनना है, तुमको मिलियनर बनना है, बिलियनर बनना है, तुमको ये फाड़ना है, वो फाड़ना है। मतलब प्रेशर बच्चे के माइंड में शुरुआत से ही बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें समाज को परिवर्तित कर रही हैं, चाहे वो हमें डायरेक्टली ना दिख रहा हो, लेकिन ये चीज इनडायरेक्टली इंपैक्ट डाल रही है अपना। इसके बाद दूसरा बात करें कि विभिन्न वर्गों का उदय हो गया है, हाई लेवल हो गया, स्टैंडर्ड रखते हैं कुछ लोग, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, लोअर लो क्लास है, अपर लो क्लास है, अलग चीजें आपको देखने को मिलती हैं। इसमें आप देखोगे कि जो है अप्रत्यक्ष रूप में कि बेकारी का बढ़ना हो गया है, क्योंकि सारी चीजें टेक्नोलॉजी से हो रही हैं, अब लोगों का काम कम पड़ रहा है। पारिवारिक जीवन में परिवर्तन आ गया है, सामाजिक जीवन में परिवर्तन आ गया, धार्मिक जीवन में परिवर्तन आ गया। अब लोगों का धर्म केवल एक सिग्निफिकेंट रह गया है कि हाँ ये धर्म है, हम इसको फॉलो करते हैं, बस। उससे ज्यादा मतलब वो लगाव धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो बहुत सारी चीजों में क्या हो रहा है, परिवर्तन आ रहा है। प्रौद्योगिकी द्वारा परिवर्तन में लेपियर ने स्पष्ट किया हुआ है कि प्रौद्योगिकी का तात्पर्य केवल मशीनों के आविष्कार से नहीं है, बल्कि इनका जो मुख्य संबंध है वो नए नए ज्ञान से है, कि नई चीजें हम सीख रहे हैं, नया चीजें हम एक्सप्लोर करेंगे तो परिवर्तन आना ही आना है। जब आप कुछ चीजें सीखोगे, आपका माइंडसेट बढ़ेगा, आपका माइंडसेट कुछ अलग चीजों की तरफ जाएगा, तो समाज उधर जाएगा, परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन में प्रौद्योगिकी का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रौद्योगिकी ज्ञान का एक तार्किक ज्ञान है जिसमें रहस्यमय विश्वासों और परंपराओं का कोई स्थान नहीं है। जहां पर आप अपना माइंडसेट लगाते हैं, तर्क के आधार पर जो चीजें सिद्ध हो रही हैं उन्हीं पर काम करना ही क्या कहलाता है, आपका प्रौद्योगिकी कहलाता है। तो ये सारे कारक हैं जिससे कि सामाजिक परिवर्तन आता है प्रौद्योगिकी के माध्यम से। ओके, अब बात करते हैं अगला है आपका क्वेश्चन 10th नंबर का, एंड आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो यार, इतना टाइम से मैं आपके लिए इतना एफर्ट लगा करके चीजें कर रहा हूं, तो एक लाइक तो बनता है ना दोस्त। तो 10th नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हो, क्या कह रहा है आपसे कि सामाजिक सीख को परिभाषित करो और इसकी विशेषताओं का उल्लेख करो कि सामाजिक सीख की क्या विशेषताएं हैं। तो सामाजिक सीख मतलब कह सकते हैं कि एक विशेष स्थिति में किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, किसी चीज को समाज में रहने के लिए कुछ चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, वही क्या कहलाता है, सामाजिक सीख। इस पर अपना विचार रखते हुए कई सारे विद्वानों ने अपनी अपनी राय रखी हुई है। इस पर अपना विचार रखते हुए बर्नहट महोदय कहते हैं कि एक परिस्थिति विशेष में किसी एक उद्देश्य की प्राप्ति करने अथवा किसी समस्या को सुलझाने के प्रयास में अभ्यास
द्वारा एक व्यक्ति के कार्य में बहुत कुछ अस्थायी परिवर्तन लाने को हम सीखना कहते हैं। जीडी बोआज कहते हैं कि जीवन की सामान्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति जिस प्रक्रिया के द्वारा अपनी अनेक प्रकार की आदतें, ज्ञान और मनोवृत्तियों को विकसित करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? सामाजिक सीख। सामाजिक सीख के मनोवैज्ञानिक भी कारण है, शारीरिक कारण है, भौतिक कारण है, सामाजिक कारण है। तो उन सभी चीजों के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो सामाजिक जो सीख है ना, इसके अगर हम मनोवैज्ञानिक कारणों के बारे में बात करें कि इसके पीछे मनोवैज्ञानिक कौन से कारण हैं, तो इसमें आ जाता है आपका प्रणोदन, अंतर्नोद, संकेत, प्रतिक्रिया, सामान्यीकरण, विभेदीकरण, सुगमता, प्रत्याशा, ये सारी चीजें क्या है? मनोवैज्ञानिक है। शारीरिक कारण की बात करें कि परिवर्तन क्यों आता है, मतलब सीखते हैं हम कहां से हैं, तो अंतरस्रावी ग्रंथियां हो गई, केंद्रीय स्नायु मंडल हो गया, रोग हो गया, आयु हो गया, लिंग हो गया, थकान हो गया, औषधियां और नशीली दवाएं हो गया, ये सभी चीजें कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ सिखा रही होती हैं। भौतिक कारक जैसे शुद्ध हवा हो गया, पानी, प्रकाश, तापक्रम, नमी, प्राकृतिक पर्यावरण, कहीं ना कहीं हम चीजों से सीख रहे होते हैं। अगर सामाजिक सीख के सामाजिक कार्यों के बारे में बात किया जाए तो इसमें आ जाता है आपका सामाजिक प्रोत्साहन, प्रशंसा या आरोप, अनुकरण, सुझाव, प्रतिस्पर्धा, सहयोग। इसके बाद बात करें सीखने की तो सांस्कृतिक कारकों में तो भाषा आ जाता है, आपका धर्म आ जाता है, प्रथाएं सीखते हैं हम, रीति रिवाज से सीखते हैं, लोकाचार, सामाजिक मूल्य, संस्कृति के भौतिक तत्व, ये सारी चीजें ही कहीं ना कहीं हमें सामाजिक सीख के लिए कारण होती है। अब आइए बात करते हैं सामाजिक सीखने की विधियों के बारे में। तो सामाजिक सीखने की विधियां में सबसे पहला आता है आपका जो अनुकरण के द्वारा सीखना, यानी कि दूसरों को देख करके सीखना, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ अभी हमने कौन से क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में। ओके, तो अनुकरण के द्वारा सीखना हो गया, प्रतिबद्ध प्रक्रिया द्वारा सीखना हो गया कि प्रयत्न और भूल के द्वारा सीखना, मतलब आपने कुछ ट्राई किया, कुछ गलतियां किया, उससे सीखना हो गया। इसके बाद आता है आपका अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, मतलब अपने अंदर झांक करके कोई चीजों के बारे में अपने आप को समझाना, अपने आप के अंदर ढूंढना, वो कहलाता है आपका अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना। प्रतीकात्मक सीख, मतलब कुछ चीजें आपके लिए एक आइडियल है और उन आइडियल सिचुएशन से, आइडियल चीजों से आप सीख रहे हो, तो ये कहलाता है आपका प्रतीकात्मक सीख। अब सीखने के सिद्धांत में इन्होंने थार्नडाइक महोदय ने 3 सिद्धांत दिया हुआ है। पहला है आपका तैयारी का नियम, कि आपने किसी चीज का तैयारी किया हुआ है और तैयारी करके आप जा रहे हो। दूसरा है कि आप बार बार उसका प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस करते करते एक्सपीरियंस के माध्यम से आपने सीख लिया। और तीसरा चीज है आपका प्रभाव का नियम। तो इस तरीके से 3 नियम काम करते हैं। तो इसके अगर विशेषताओं के बारे में बात किया जाए कि सामाजिक सीख की क्या विशेषताएं हैं, तो सामाजिक सीख का अपना एक महत्व है, जैसे कि ये सामाजिकरण का आधार है कि जब हम सीखते हैं कि समाज में कैसे रहना है, कैसे जीना है, तो ये क्या करता है, सामाजिकरण का एक आधार बनता है कि हम समाज में कैसे रह सकते हैं। अगर हमने ये चीज सीख लिया तो हम समाज के अनुकूल हो जाएंगे और समाज के अच्छे नागरिक हो जाएंगे। दूसरा है आपका संस्कृति का हस्तांतरण, कि सीख के माध्यम से हम संस्कृति का हस्तांतरण करते हैं। हम अपने पिछली पीढ़ियों से सीख करके चीजें अपने आने वाली पीढ़ियों तक हस्तांतरित करते हैं। जो है आविष्कारों में वृद्धि होती है, जब आप किसी चीज को सीखते हैं, सीखने के लिए आप आतुर रहते हैं, नई नई चीजों को ट्राई करने के लिए आतुर रहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आविष्कारों को भी जन्म देता है। मानसिक परिपक्वता में वृद्धि होती है, आप सीखते हो, कुछ नई नई चीजें अपने अंदर ऐड करते हो, कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ तर्क, कुछ वितर्क, ये सारी चीजें जब आप सीखते हो तो इससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है। आदतों का निर्माण होता है, जब आप सीखते हो, नई नई चीजें सीखोगे तो कुछ ना कुछ उसमें से आपकी हैबिट्स के अंदर आएंगी, आपके लाइफ के अंदर आएंगी, तो वो चीजें भी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती हैं। सामाजिक आदर्शों का स्थायित्व हो सकता है कि समाज में कैसे जीना है, कैसे रहना है, तो ये सारी विशेषताएं हो सकती हैं सामाजिक सीख की। तो ये था दोस्त टॉप 10 क्वेश्चंस जो कि हमने डिस्कस किया हुआ है इस वीडियो में। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करो। पहली बार चैनल पे आए, एक बार जाओ देखो, अगर आपको लगता है कि वाकई वैल्यूएबल है तो आप सब्सक्राइब करना, अदरवाइज मत करना। शेयर करो अपने दोस्तों में ताकि और भी लोगों को इससे पता चल सके और उनके लिए ये काफी हेल्पफुल हो सके और वो अपने एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स ला सकें। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आप सभी से आपके आने वाली वीडियो में। तैयार रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दो, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा कि वीडियोस आ रही हैं। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।